हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, यह कक्षा 11 के जीव विज्ञान का क्लास चल रहा है। अध्याय नंबर है 20 और अध्याय का नाम है गति एवं संचलन। फ्रेंड्स, मैंने इस चैप्टर का 3 वीडियो पहले ही बना दिया है, तो अगर आपने वो तीनों वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आपको यहाँ आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप उन्हें देख सकते हैं ताकि आप इस वीडियो को अच्छे से समझ सकें, साथ ही साथ आपकी तैयारी भी बेहतर हो सके। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप इस चैप्टर के पहले, दूसरे एवं तीसरे वीडियो को देखें, तभी इस चौथे वीडियो को देखें, तभी आपको अच्छे से यह समझ में आएगा। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कंकाल तंत्र के बारे में। ठीक है, तो फिगर के माध्यम से जानेंगे सब कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। कंकाल तंत्र की अस्थियों का एक ढांचा और उपास्थियां होती है। तो देखिए, जो कंकाल तंत्र है, कंकाल तंत्र में क्या होता है, अस्थियों का एक ढांचा होता है और उपास्थियों का होता है। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि कंकाल तंत्र अस्थियों एवं उपास्थियों का एक ढांचा होता है। शरीर की गति में इस तंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब आप सोचिए, शरीर में जितनी सारी भी गतियां होती है, वे सभी गति क्या होता है, कंकाल तंत्र के बिना संभव नहीं है। कल्पना कीजिए, जब बिना जबड़े के भोजन चौड़न करना पड़े और बिना पाद अस्थियों के टहलना हो। यानी कह रहा है कि आप कल्पना करके समझिए कि अगर आपको भोजन को चबाने के लिए दे दिया जाए लेकिन आपको जबड़े ना हो, बिना जबड़ों को क्या भोजन को चबाना संभव है? बिल्कुल नहीं है। वैसे ही कह रहा है बिना पाद अस्थियों के, यानी आपके पैर में जो अस्थियां होती है, सपोज कीजिए कि वो अस्थियां नहीं हो, आपके पैर में वो अस्थियां नहीं हो, तो क्या आप चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। अस्थि एवं उपस्थि विशेष प्रकार के संयोजी उत्तक हैं। ठीक है, संयोजी मतलब जोड़ने वाले उत्तक हैं। कौन? अस्थि और उपस्थि। मैट्रिक्स में लवणों की उपस्थिति से अस्थियां कठोर हो जाती है, जबकि कॉन्ड्राइटिन लवण उपास्थियों के मैट्रिक्स को अनन्य बनाते हैं। तो होता क्या है कि जो अस्थियां होती है उनमें लवण होता है। इसका लवण कैल्शियम का लवण होता है, इसलिए वे कठोर हो जाते हैं। जबकि जो उपास्थिक होते हैं उनमें यह लवण की मात्रा नहीं होती है, कम होती है, इसलिए ये जो उपास्थियां होती है वो कठोर नहीं होती है, वो अन्य होती है, यानी प्लिएबल होती है, मुड़ने वाली होती है। अब उपास्थि और अस्थि क्या है? तो आपकी जो कान की हड्डी है, जिसे आप हड्डी समझते हैं, वास्तव में हड्डी है नहीं, वो उपास्थि है। या कान है, नाक है, जिसमें महिलाएं अक्सर आपने देखा है कि छेद करके उसमें गहने पहनती हैं, तो वो क्या है? उपास्थि है। उपास्थि में ही छेद किया जा सकता है क्योंकि वो मुलायम और मजबूत होता है, जबकि अस्थियां होती हैं वह कठोर और मजबूत होती है। जैसे आपको पैर में हड्डी में कहीं पे छेद करने के लिए कोशिश किया जाए तो नहीं होगा, होगा तो बहुत खतरनाक घाव हो जाएगा। इसलिए अक्सर जो गहने पहनने के लिए कहाँ पे छेद किया जाता है? उपास्थियों में। आप अपने नाक पे और कान पे हाथ रखिए, उसको दबाने की कोशिश कीजिए, मोड़िए, देखिए वो मुड़ेंगे। ठीक है, वो क्या है? उपास्थियां हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में यह तंत्र 206 अस्थियों और कुछ उपास्थियों का बना होता है। इसे दो मुख्य समूह में बांटा गया है, अक्षीय कंकाल एवं उपांगीय कंकाल। देखिए, मनुष्य में आपको पता है 206 हड्डियां होती हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो 206 हड्डियां होती हैं, वो बचपन के समय जब जन्म होता है तब ये लगभग 308 हड्डियां होती हैं, और ये 308 हड्डियां बाद में उम्र बढ़ने के साथ रूपांतरित हो जाती है, कुछ हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं और फाइनली 206 हड्डियां बनती हैं। तो मनुष्य के शरीर में 206 अस्थियां यानी हड्डियां और कुछ उपस्थियां होती हैं। पूरे इस समूह को, जो अस्थियां और उपस्थियां हैं, उनको दो भागों में बांटते हैं, अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल। ठीक है, अक्षीय कंकाल का मतलब है जो आपका मस्तिष्क है, रज्जु है, मेरुदंड है, ये सब अक्षीय कंकाल है, और साइड साइड वाले जो हैं वो उपांगीय कंकाल है। अब जानते हैं अक्षीय कंकाल। अक्षीय कंकाल में 80 अस्थियां होती हैं जो शरीर की मुख्य अक्ष पर वितरित हैं। देखिए, जो
हमारा शरीर पहले दो कंकालों में बटा हुआ है, अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल। अक्षीय कंकाल में 80 अस्थियां होती हैं, 80 हड्डी। ये संख्या आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। कितनी हड्डियां होती हैं? 80। करोटी, मेरुदंड, उरोस्थी और पसलियां अक्षीय कंकाल का गठन करती हैं। अब देखिए, करोटी मतलब क्या होगा? मस्तिष्क। मेरुदंड जो पीछे रीढ़ की हड्डी होती है, उरोस्थी मतलब छाती, और जो पसलियां होती हैं, ये सब मिलाकर के किसका? अक्षीय कंकाल का। ये यहाँ तक मतलब करोटी, मेरुदंड और उरोस्थी, उरोस्थी मतलब छाती की जो हड्डियां हैं, ये सब बनाती है क्या? अक्षीय कंकाल। और उसमें पसलियां भी है, ये अक्षीय कंकाल को बनाते हैं। करोटी, चित्र 20.6, इसको मैं थोड़ी देर में दिखाता हूं। करोटी अस्थियों की दो समुच्चय कपालीय और आननी से बना है, जिसका योग 22 है। जो करोटी है, करोटी यानी मस्तिष्क है, वह कितनी हड्डियों से बना हुआ है? 22 अस्थियों से बना हुआ है। और इन 22 अस्थियों को दो समुच्चय में बांटते हैं, दो ग्रुप में बांटते हैं। एक है कपालीय और दूसरा है आननी। कपालीय का मतलब हो गया ऊपर जो कपार वाला हिस्सा है, मुंह के ऊपर का, ठीक है, जिसे क्रैनियल भी कहते हैं। और आननी का मतलब है फेसियल, यानी मुंह वाला जो आगे का हिस्सा है वह। कपालीय अस्थियों की संख्या 8 होती है। ये मस्तिष्क के लिए कठोर रक्षक आवरण कपाल को बनाती है। तो जो देखिए कपालीय अस्थियां होती है, कितनी होती है? 8 होती है। 22 में से 8 होती है कपालीय अस्थियां। और ये क्या करती है? मस्तिष्क को सुरक्षा देती है, बहुत मजबूत रहती है ये। आननी भाग में 14 कंकाली अवयव होते हैं, जो करोटी के सामने का भाग बनाते हैं। जबकि जो अगला हिस्सा है, यानी जो फेसियल है, मुंह की तरफ है, उसमें कितनी होती है? उसमें 14 हड्डियां होती हैं, ठीक है। एक यू आकार की एकल अस्थि हाई आइड मुख्य गुहा के नीचे होती है। तो जो मुख्य गुहा होती है ना, उसके नीचे एक हड्डी होती है, जिसे क्या कहते हैं? हाई आइड। इसको फिगर में मैं दिखाता हूँ, बस इतना सा टेक्स्ट है, इसको पढ़ लेते हैं। यह भी कपाल में ही सन्निहित है। प्रत्येक मध्य कर्ण में 3 छोटी छोटी अस्थियां होती है, मैलियस, इनकस और स्टेपिस। आपको पता है जो कान होता है हमारा, कान में ये मैलियस, इनकस और स्टेपिस, ये क्या करती है? हमें सुनने में मदद करती है, ठीक है। इन्हीं की सहायता से हम लोग सुन पाते हैं। अपने कान का संरचना पढ़ा होगा, तो इसके बारे में जानते होंगे 9th में। हालांकि आगे भी इसके बारे में जानेंगे। इन्हें सामूहिक रूप से कर्ण अस्थिकाएं कहते हैं, ठीक है। तो कर्ण अस्थिकाएं किसे कहते हैं? मैलियस, इनकस और स्टेपिस को सामूहिक रूप से कर्ण अस्थिकाएं कहते हैं। कपाल भाग कशेरुक दंड के अग्र भाग के साथ दो अनुकपाल अस्थि कंदों की सहायता से संधि योजन करता है, और यह क्या बनाता है? द्विकंदीय करोटिया डाइकोडाइलिक स्कल। यानी इसमें क्या होता है कि जो दो अनुकपाल अस्थियां होती हैं, ठीक है, दो अनुकपाल अस्थियां होती हैं, जिसे अस्थि कंद कह रहे हैं, ये क्या होती है? शरीर के निचले हिस्से से जुड़ी हुई रहती है। इसलिए इसको कहते हैं कि मनुष्य का जो मस्तिष्क का जो संरचना है ऊपरी हिस्सा का, वह क्या है? द्विकंदीय करोटिया डाइकोंडाइलिक स्कल है हमारा। डाइकोंडाइलिक स्कल यानी इसमें क्या होता है कि दो अस्थियां होती है ऐसे ऐसे कांटे नुमा, जो शरीर के निचले वाले हिस्से में आधारीय भाग में ये घुस जाती है, जिससे हमारा मस्तिष्क ऊपर टिका हुआ रहता है। चलिए अब इस फिगर को देखिए। ये मनुष्य की करोटी का रेखा, करोटी नहीं, मस्तिष्क का ऊपर वाला हिस्सा का आरेख है। अब ये देखिए, ये दो भागों में बना हुआ था, मैंने आपको बताया है, ठीक है। एक है ये वाली अस्थि है, जो देखिए ये इसे कहते हैं फ्रंटल अस्थि, ठीक है। इसी की बात हो रही थी। देखिए ये दो जो हड्डी है, इसे कहते हैं हाइड अस्थि। ये वाली जो हड्डी है जबड़े के साइड में होती है, इसे कहते हैं मेडिबल अस्थि। ऊपर दांत की ऊपर वाली जो अस्थि होती है नाक के पीछे, उसे कहते हैं मैक्सिला अस्थि। आंख के चारों ओर होती है, उसे कहते हैं जाइगोमेटिक अस्थिल। ये नाक के पास वाली को कहते हैं नेथर अस्थिल। फिर ये आंख के अंदर ये वाली जो हड्डी है, उसे कहते हैं लैक्रिमल अस्थिल। फिर इसके भीतर वाली ये जो हड्डी है, ये जो व्हाइट कलर की दिखाई दे रही है, इसे कहते हैं एथमोएड
अस्थि, और यहाँ मस्तिष्क और नेत्र के और पीछे जो ये वाली संरचना है इसको एस्फिनाइड अस्थि कहते हैं। अगर हम इसके पिछले हिस्से में जाएं तो पिछले हिस्से में आपको दिखाई देगा पैराइटल अस्थि, जो ये इतनी बड़ी आपको दिखाई दे रही है। ये वाली संरचना है कान के पास, इसे कहते हैं टेम्पोरल अस्थि। नीचे वाली जो पीछे की ओर की जो संरचना है उसे कहते हैं ऑक्सीपिटल अस्थि, और सबसे ये जो नीचे है इसे कहते हैं ऑक्सीपिटल कोंडाइल। ठीक है, इन कुल अस्थियों को मिल करके कि जो आगे की ओर 14 होती है और ऊपर की ओर ये 8 होती है, 8 और 14 टोटल मिला करके क्या होती है, 22 अस्थियां होती है मनुष्य के करोटी में, यानी ऊपर वाले भाग में। चलिए अब आगे जानते हैं। हमारा कशेरुकी दंड 20.7, हमारा कशेरुकी दंड क्रम में व्यवस्थित पृष्ठ भाग में स्थित 26 इकाइयों का बना होता है, जिन्हें कशेरुक कहते हैं। जो हम लोग का जो कशेरुक दंड होता है, मतलब पीछे वाला जो दंड होता है, पीठ पर जो हड्डी होती है, वह कितनी 26 इकाइयों की बनी होती है, और इसे क्या कहते हैं, कशेरुक कहते हैं। यह कपाल की आधारीय भाग से निकलता है और धड़ भाग का मुख्य ढांचा तैयार करता है। निकलता कहाँ से, कपाल से, और पूरा नीचे तक जाता है, और नीचे का जो धड़ होता है हमारा, उसका पूरा ढांचा तैयार करता है। प्रत्येक कशेरुक के बीच का भाग खोखला होता है, जिससे होकर मेरुरज्जु गुजरती है। अब आप इसको यहाँ फिगर में समझ लीजिए। चलिए मैं यहाँ थोड़ा सा, हाँ चलिए अब ठीक है। देखिए ये हमारा मेरुदंड है, और इसको थोड़ा सा चलिए बाद में जूम करते हैं। ये हमारा मेरुदंड है। अब इसमें देखिए ये एक इकाई हो गया, ये दूसरी इकाई, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठी, ऐसे टोटल मिलाकर के इसमें 26 इकाइयां होती है। ठीक है, 26 इकाइयां होती है, और 26 इकाइयां होने से अब इसमें क्या होता है, ये चारों तरफ से तो घिरा हुआ रहता है, इसको चारों तरफ से ये घिरा हुआ है, ऐसे भी घिरा हुआ है और इधर से ऐसे घिरा हुआ है, जिसके कारण क्या होता है, बीच में छेद बन जाता है। अब इसी में हमारी मेरुरज्जु जाती है। ठीक है, इसी के भीतर क्या जाता है, हमारा मेरुरज्जु जाता है, जिसे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। मेरुरज्जु क्या करता है, तो शरीर की जितनी सारे ये तंत्रिका कोशिकाएं हैं वो इनसे जुड़ी रहती हैं, और जितना प्रतिवर्ती क्रिया है या फिर शरीर के अंदर का जितना सारा कार्य है, ये सभी क्या होता है, मेरुरज्जु करता है। तो इसके जो खोखला भाग होता है 26 इकाइयों में, इसी से होकर के मेरुरज्जु जाता है। ठीक है, आगे जानते हैं। प्रथम कशेरुक एटलस है, और यह अनुकपाल अस्थि कंदों के साथ संधि योजन करता है। देखिए ये जो है पहला इसका भाग है, पहला इकाई, पहला ये वाला इकाई, ये क्या है, एटलस है, और ये क्या करता है, तो मस्तिष्क से संधि करता है। देखिए यहाँ पे आप मस्तिष्क में देखिएगा, जो मस्तिष्क की ये हड्डियां हैं जो दो निकली हुई है, ये दो हड्डी होती हैं, ये दोनों आकर के और मेरुरज्जु के इसमें यहाँ पे आकर के घुस जाती है। मान ली कि ये मेरुरज्जु है, और मस्तिष्क की दो हड्डियां इसमें आकर के ऐसे घुस जाती है और इसमें आकर के ऐसे घुस जाती है। ठीक है, ये पूरा ये ऊपर वाला ये एटलस है, ये एटलस है पूरा हड्डी, और इसमें ये मस्तिष्क की दो अस्थियां आकर के इसमें घुस जाती है, जिससे क्या होता है कि मेरुदंड पर ये मस्तिष्क हमारा पूरा टिका हुआ रहता है। कशेरुकी दंड कपाल की ओर से प्रारंभ होने पर ग्रीवा 7, वक्षीय 12, कटी 5, त्रिक सेक्रमी 1 संयोजित और अनुत्रिक 1 संयोजित कशेरुकों में विभेदित रहता है। यहाँ पर देखिए जो कशेरुक की जो टोटल 26 अस्थियां थी, ठीक है, जो टोटल 26 अस्थियां थी वो किस तरह से बटी हुई रहती हैं, इनको देख लीजिए। तो 7 अस्थियां क्या होती है, ग्रीवा पर होती है। ठीक है, गर्दन के पास 7 क्या होती है, ग्रीवा के पास होती है, और 12 होती है अक्षीय वक्षीय के रूप में, यानी छाती में। ठीक है, 7 ग्रीवा में और 12 छाती में।
5 होती है कटी के पास, यानी नीचे श्रोणि क्षेत्र में, पेट के नीचे दोनों पैरों के बीच वाली जो हड्डी होती है, बी के पास के स्थान होती है, वह 5 होती है। और त्रिक से क्रेमी 1 होती है और अनुत्रिक 1 होती है। इसको फिगर के माध्यम से मैं दिखाता हूँ थोड़ी देर में। ग्रीवा कशेरुकों की संख्या मनुष्य सहित लगभग सभी स्तनियों में समान होती है, यानी 7 ही होती है। मनुष्य में भी जो गर्दन में है यानी ग्रीवा की अस्थि है वो 7 ही होगी, और अधिकांश जो कशेरुकी हैं उनमें यह 7 ही होता है। कशेरुक दंड में रज्जु की रक्षा करता है, सिर का आधार बनाते हैं और पसलियों तथा पीठ की पेशियों के साथ संधि स्थल का निर्माण करता है। अब जो कशेरुकी दंड है, ठीक है, यानी ये वाला जो आप अभी दंड देखें कशेरुकी दंड है, वह क्या करता है, तो हमें रज्जु की रक्षा करता है और फिर वो जो हमारे शरीर का आधारीय भाग है उसका निर्माण करता है। उरोस्थी वक्ष की मध्य अधर रेखा पर स्थित एक चपटी अस्थि है। उरोस्थी क्या है? उरोस्थी क्या है? तो उरोस्थी क्या है? वक्ष की मध्य रेखा पर एक स्थित चपटी अस्थि है, ठीक है, यानी बीच में जो एक अस्थि होती है मनुष्य के वक्ष गुहा पर छाती की ओर, उसी को उरोस्थी कहते हैं। अब यहाँ आप इस फिगर में देखिए तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए ये वाली जो चपटी अस्थि है, ये वाली ये क्या है? यह है उरोस्थी, इसी को उरोस्थी कहते हैं, ठीक है। पसलियों की 12 जोड़ियां होती हैं। पसली कितनी होती है? 12 होती है, 12 जोड़ी। प्रत्येक पसली एक चपटी अस्थि जो पृष्ठ भाग से कशेरुक दंड और आधार भाग से उरोस्थी के साथ जुड़ी होती है। अब देखिए जितनी ये पसलियां होती है ना, प्रत्येक पसली क्या होती है कि ये एक पतली चपटी अस्थि होती है जो पृष्ठ भाग में कशेरुक से जोड़ती है, कशेरुक दंड से जोड़ती है, और आगे अधर भाग में यानी छाती के तरफ वो उरोस्थी से जुड़ती है। देखिए यहाँ पे ये आप देखिए, ये टोटल 12 अस्थियां हैं, 1 2 3 4 ऐसे 5 6 12। तो ये देखिए ये पीछे जा करके यहाँ पे पीछे ये मेरुदंड से जुड़ी हुई है, और आगे की ओर आकर के यहाँ पे उरोस्थी से जुड़ी हुई है। दूसरी भी ऐसे है कि उरोस्थी से जुड़ी होती है। तो देखिए पहला से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से ऐसे जुड़ती जाती है, ऐसे 7 तक होता है। लेकिन जो 7वीं के बाद होती है, 8वीं है, 9वीं है, 10वीं, 11 और यहाँ पर 10वीं तक है। ये 10वीं तक की अस्थियां ये जा करके 7वीं से जुड़ जाती हैं, ठीक है, ये जा करके जुड़ती है 7वीं से। ये सब एक ही में जुड़ी रहती हैं। उसके बाद जो 11वीं और 12वीं होती है वो स्वतंत्र रहती है, केवल पीछे की ओर मेरुदंड से जुड़ी रहती है। यहाँ पे देखिए मेरुदंड से पीछे की ओर जुड़ी हुई है ये भी, लेकिन आगे की ओर ये जुड़ी हुई नहीं रहती है। इसके पृष्ठ सिरे पर 2 संधि योजन सतहें होती हैं जिनके कारण इन्हें द्विसरस्थ यानी बाइसेफेलिक भी कहते हैं। प्रथम 7 जोड़ी पसलियों को वास्तविक पसलियां कहते हैं। पृष्ठ में ये वक्ष कशेरुकों और आधारीय भाग में उरोस्थी से जुड़ी रहती है। कचाभ उपस्थित की सहायता से जुड़ी रहती है। अब उपास्थि, वास्तव में ये जो जितनी सारी अस्थियां हैं जो आगे की ओर जुड़ी हुई है ना, ये 1 2 3 4 ये जितनी अस्थियां हैं ये देखिए उरोस्थी से जुड़ी है, यानी ये वाली उरोस्थी है, उरोस्थी से जुड़ी हुई है। लेकिन ये पसलियां उरोस्थी से जोड़ने से पहले यहाँ पे जो ये उपास्थि है यानी कार्टिलेज है, इनसे जुड़ी होती है। इस कार्टिलेज की सहायता से ही ये उपास्थि से जुड़ती है। ये पसलियां डायरेक्ट उरोस्थी से नहीं जुड़ती। याद रखिए ये पसलियां डायरेक्ट उरोस्थी से नहीं जुड़ती। कैसे जुड़ती है? तो कार्टिलेज की सहायता से जुड़ती है। किस कार्टिलेज की सहायता से? तो ये जुड़ती है कचाभ उपास्थि यानी हाइलेन कार्टिलेज की सहायता से जुड़ती है। 8वीं 9वीं और 10वीं जोड़ी पसलियां उरोस्थी के साथ सीधे संधियोजित नहीं होती, बल्कि कचाभ उपास्थि के सहयोग में 7वीं पसली से जुड़ी होती है। तो ये मैंने आपको बताया ही कि 8वीं 9वीं और 10वीं होती है वो क्या होती है? 7वीं पसली से जुड़ी होती है। इन्हें वर्टिवो कांड्रल यानी कूट पसलियां कहते हैं। वर्टिवो कांड्रल यानी कूट पेशियां कहते हैं, क्योंकि ये वास्तविक पेशियां तो 7 ही हैं। पसलियां मैंने बोला था, पसलियों की अंतिम 2 जोड़ियां यानी 11वीं और 12वीं
अधर में जुड़ी हुई नहीं होती हैं, इसलिए इन्हें प्लावी पसलियां यानी फ्लोटिंग रिब्स भी कहते हैं। वक्षीय कशेरुक पसलियां और उरोस्ते मिलकर पसली पंजर यानी रीप केज की संरचना करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन, जो वक्षीय कशेरुक है, पसलियां हैं, उरोस्ती हैं, ये सभी मिलकर के पसली पंजर बनाती हैं। ठीक है, पसली पंजर या जिसे रीप केज कहते हैं, और वही है ये पूरी संरचना जो है, ये पूरी संरचना यहाँ से ये जो आपको जितना दिख रहा है या ये वाली पूरी संरचना है, इसी को कहेंगे हम लोग पसलियां या रीप पंजर। इसको मैं फिर से एक बार दिखा दूं अच्छे से थोड़ा, तो आप देखिए ये टोटल कितनी है, 12 अस्थियां हैं, और ये जो बीच वाली है अस्थि इसे उरोस्थी कहते हैं। ये टोटल पसलियां एक उपास्थि की, कचाव उपास्थि की सहायता से जुड़ी होती है। ये जो व्हाइट व्हाइट करके दिख रहा है ये कचाव उपास्थि है। 7 डायरेक्ट जुड़ी होती है, 8वीं 9वीं और 10वीं 7वीं से जुड़ी होती है, जबकि 11वीं और 12वीं स्वतंत्र होती है। तो ये था पूरा रिब केज की संरचना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पादों की अस्थियां या मेखला के साथ उपांगीय कंकाल बनाती है। जो पादों की अस्थियां वो क्या होती है, मेखला से मिलकर के उपांगीय कंकाल बनाती हैं। प्रत्येक पाद में 30 अस्थियां पाई जाती हैं, और अग्रपाद यानी भुजा की अस्थियां ह्यूमेरम, रेडियस और अल्ना कार्पल्स, इनकी संख्या टोटल 8 होती है। मेटा कार्पल्स और फैलेंज यानी जिसमें उंगलियां की अस्थियां होती है, इनकी संख्या 14 होती है। ये आप पूरा संरचना यहाँ पे देख सकते हैं। ये क्या है, स्केपुल है, ये वाली जो अस्थि है ये ह्यूमेरम है, नीचे वाली ये वाली जो अस्थि है इसे रेडियस कहते हैं, और इस वाले को अल्ना कहते हैं। नीचे देखते हैं, फीमर, टिबिया और फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल और उंगली अस्थियां फेलेंजेस कप के आकार की एक उपस्थिति जिसे प्लेटेला कहते हैं, घुटने के अधर की ओर से ढकती है। घुटना फलक भी उसे कहते हैं। ठीक है, तो ये संरचना अपना दिखा हुआ है। इन अस्थियों की संख्या याद रखिएगा। मेटाटार्सल कितना होता है, 5। ठीक है, मेटाटार्सल कितना होता है, 5। टखनों की हड्डियों की संख्या होती है 7। उंगलियों की उपस्थियों की संख्या होती है 14, और हथेली की अस्थियों की संख्या होती है 5। आगे, अंश और श्रोणि मेखला अस्थियां अक्षीय कंकाल तथा क्रमशः अग्र एवं पश्च पादों के बीच संधि योजन में सहायता करती हैं। तो जो अंश है और श्रोणि मेखला की अस्थियां हैं वह क्या करती है, अक्षीय कंकाल और अग्र तथा पश्च पाद के बीच संधि योजन यानी जोड़ने का कार्य करते हैं। अंश मेखला के प्रत्येक अर्धभाग में एक क्लेविकल एवं एक स्कैपुल होती है। स्पेकुल वक्ष के पृष्ठ में दूसरे और 7वीं पसली के बीच एक बड़ी चपटी त्रिभुजाकार अस्थि है। स्कैपुला के पश्च चपटे त्रिभुजाकार भाग में एक उभार एक विस्तृत चपटे रूप में होता है जिसे एक्रोमेन कहते हैं। सॉरी ये छोटा हो गया, जिसे एक्रोमेन कहते हैं। आगे यहाँ पे याद रखिएगा, जो स्केपुला है और स्केपुला के पिछले चपटे और त्रिभुजाकार भाग में, चपटे और त्रिभुजाकार में भाग में एक उभार का विस्तृत रूप रहता है जिसे क्या कहता है, एक्रोमेन कहता है। एक्रोमेन कहता है। क्लेविकल इसके साथ संधि योजित करती है। एक्रोमेन के नीचे एक औनमन जिसे गोलिनाइड गुहा कहते हैं ह्यूमरस के शीर्ष के साथ कंधों की जोड़ बनाने के लिए संधि योजन करती है। प्रत्येक क्लेविकल एक लंबी पसली अस्थि है जिसे 2 वक्र पाए जाते हैं। इस अस्थि को सामान्यतः जत्रुक या फिर कॉलर बोन कहते हैं। श्रोणि मेखला में दो श्रोणि अस्थियां होती है। प्रत्येक श्रोणि अस्थि 3 अस्थियों के संलयन से बनी होती है, इलियम, इचियम और फ्यूबिस।
इन अस्थियों के संयोजन स्थल पर एक गुहा एसिटेबुलम होती है जिसे उरु अस्थि संधियोजन कहती है। अधर भाग में श्रोणि मेखला के दोनों भाग मिलकर प्यूबिक संलयन बनाते हैं जिन्हें रेशेदार उपास्थि कहते हैं। अब यहाँ चित्र में देखिए, ये जो तीन ये वाली जो संरचना है इसे एलियम कहते हैं, इसके नीचे वाला को प्यूबिस कहते हैं और इसके नीचे वाली ये जो संरचना है गोलाकार इसे इस्चियम कहते हैं। ये जो हड्डी है यहाँ से यहाँ तक इसे फीमर कहते हैं, यह सबसे लंबा है। और नीचे वाला जो यहाँ पे है ये टार्सल है, उसके नीचे मेटा टार्सल है और ये फिर फ्लेंजेज है, इससे उंगली का निर्माण होता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे संधियों एवं जोड़ के बारे में। यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। कोई शिकायत या सुझाव हो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।